नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप कितना कमाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो पैसा आप कमा रहे हो उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। अगर पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाए तभी जाके आप अपनी लाइफ़ के अंदर वित्तीय आज़ादी को पा पाओगे और आपके जो सपने हैं उसके पूरे कर पाओगे। और पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, ग्रो करना, उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी और बहुत ही दुःख के साथ कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी का स्तर बहुत ही कम है। 2016 में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पूरे विश्व में एक सर्वे किया था जिसमें इंडिया का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो ये था कि 76% ऑफ एजुकेटेड इंडियंस आर फाइनेंशियली इलिटरेट। यानी कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे हैं जो अच्छा कमाते हैं, अपने अपने फील्ड में काफी आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बट जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता होने चाहिए, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, वो उनको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से जितना उनका क्षमता है उतना वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो मैं जिगर पारेख आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं जहां पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ बहुत ही प्रेशियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो दोस्तों इंडिया के अंदर हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं या पैसा बचाते हैं तो हमारे पर्सनल सिर्फ हमारे लिए नहीं बचाते, हम हमारे फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए बचाते हैं। और सेविंग अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ सैक्रिफाइस। जो पैसा आज कमा रहे हो, जिसको खर्चा करके आप आज कुछ पा सकते हो, उसको सैक्रिफाइस कर रहे हो आने वाले कल के लिए। और कौन से आने वाले कल के वो सपने हैं जिसको पूरा करने के लिए हम ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पूरा पैसा खर्चा नहीं कर रहे, कुछ बचा रहे हैं। वो हो सकता है आपका रिटायरमेंट, वो हो सकता है आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब उनकी शादी करनी है, उसके लिए बड़ा एक पैसा चाहिए अच्छा सा। आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए जो फंड की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आप पैसा बचा रहे हो। आपको फ्यूचर में घर खरीदना है, आपको लेविश वेकेशन करना है, पूरी दुनिया घूमनी है। और वो सारे जो खर्चे हैं ना वो आपकी सैलरी या जो महीने की आमदनी है उसमें से पूरे नहीं होने वाले, इसलिए हम सेव करते हैं। बट सेविंग इटसेल्फ इज नॉट इनफ। जो सेव करते हो ना उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके शायद आप अपने सपने अच्छे तरीके से पूरे कर पाओगे। दोस्तों आप जब निवेश करते हो तब आप अपने इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ढूंढते हो? नॉर्मली कोई भी इंसान जब इन्वेस्ट करता है तो क्या सोचता है, लाइक मेरे इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? वो सेफ होना चाहिए, वो लिक्विड होना चाहिए, यानी कि जब भी पैसा चाहिए तब मिलना चाहिए, वो मुझे रेगुलर इनकम देना चाहिए। किसी के लिए टैक्स एफिशिएंट रिटर्न सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा। सबका प्रायोरिटी अलग अलग होगा और उसके हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट्स ढूंढते रहते हैं। बट ये सारे जितने भी फीचर्स है, जितने भी एक्सपेक्टेशंस है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? जब इन्वेस्ट करते हो तब सबसे पहले कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए? और मेरे हिसाब से वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इनफैक्ट आपने वॉरेन बफे का नाम सुना ही होगा। वॉरेन बफे का कहना है कि दो नियम निवेशकों को कभी नहीं भूलने चाहिए। रूल नंबर वन, कभी पैसा मत गवाना। रूल नंबर टू, पहला नियम कभी मत भूलना। दोस्तों ऐसा वॉरेन बफे ने क्यों कहा? बिकॉज वो भी मानता है कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। रिटर्न थोड़े कम आ गए चलेगा, मगर सेफ्टी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी यानी कि क्या? अब सेफ्टी के लोगों की डेफिनेशन होती है, अलग अलग लोगों की अलग डेफिनेशन होती है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैंने जो इन्वेस्ट किया 100 रुपया, वो कम नहीं होना चाहिए, वो हो गया सेफ्टी। बट ये डेफिनेशन थोड़ा मेरे हिसाब से अधूरा है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का नोट तिजोरी में बंद करके रख दिया। 10 साल के बाद आपने उस तिजोरी को ओपन किया, उसमें से 100 रुपए ऐसे का ऐसा निकलेगा। क्या 10 साल के बाद वो 100 रुपए का वैल्यू सेम होगा जो आज है? आंसर आपको और मुझे दोनों को पता है, नहीं। वो वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई आपके पैसे की वैल्यू को खाती है। आपको पैसे को बचाना है, सबसे पहले तो महंगाई से बचाना। पैसे को बचाना यानी कि रिस्क से बचना। तो रिस्क दो तरीके के होते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन का रिस्क, यानी कि अगर 7% इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो जब तक आप 7% रिटर्न कमाते हो तब तक आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो। आपका पैसे का जो ताकत है वो सेफ है। अगर आपने 8% रिटर्न कमाया और 7% महंगाई है तो आपने रियल रिटर्न 1% ही कमाया। अब 1979 से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो एवरेज इन्फ्लेशन तकरीबन तकरीबन 7.59% रहा है। यानी कि अगर आपने पिछले 44 इयर्स में 1979 से लेके अब तक 7.59% रिटर्न कमाया तो आपने सिर्फ पैसे को सेफ रखा, आपने उसके ऊपर कोई कमाई नहीं की। तो जब भी इन्वेस्ट करो तब सबसे पहले तो रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ना, उसको ध्यान में रखो। रियल रिटर्न यानी कि जितना इन्वेस्ट करते हो उसमें जो भी रिटर्न मिला, रिटर्न माइनस योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा डेविल है जो आपके पैसे की ताकत को खा रहा है। 1979 में 100 रुपए अगर लॉकर में रख दिए होते ना, इन्फ्लेशन की वजह से आज घटते घटते उसकी वैल्यू 3 रुपए हो गई होती। सो पैसे सेफ होने का मतलब ये नहीं कि कम नहीं होने चाहिए। पैसे सेफ होने का मतलब उसका ताकत भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकल फिक्स डिपॉजिट्स के रेट देखोगे
तो हिस्टोरिकल फिक्स डिपॉजिट के ऑन एन एवरेज रेट 1999 से मेरे पास ये डेटा है। 1999 से लेकर अब तक मैं जब देख रहा था तो एवरेज एफडी के रेट है तकरीबन तकरीबन 7.7 यानी कि एफडी की अगर बात करें तो उसने इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न दिया है, न तो उसने ज्यादा कमा के दिया है, न तो उसने कुछ ज्यादा नुकसान करवाया है। तो आप अगर एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो 60% रिटर्न मिल रहा है, 60% इन्फ्लेशन है, आपके पैसे सेफ रहे, आपने कुछ ग्रो नहीं किया। पिछले 12 महीने का अगर मैं एफडी का इन्फ्लेशन के सामने एफडी का रिटर्न कंपेयर करूं तो पिछले 12 महीने का इन्फ्लेशन है तकरीबन तकरीबन 6.17% एवरेज इन्फ्लेशन। उसके सामने अगर मैं 7.25% एफडी का इंटरेस्ट रेट पकड़ू तो रियल रेट ऑफ रिटर्न एफडी में है 1%। और ये भी इन्फ्लेशन जब मैं बात कर रहा हूं ना दोस्तों 6.17% ये आंकड़े वो है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। रियल लाइफ में आई एम श्योर आप और मैं जो महंगाई फेस कर रहे हैं ना वो इससे तो कई गुना ज्यादा है। आपको और मेरे लिए महंगाई क्या होनी चाहिए, उसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए? महंगाई यानी कि आपके और मेरे खर्चे कितने समय में हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस सुनिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में टाइप करके मुझे बताइएगा। क्या आप एग्री करते हो अगर मैं कहूं कि आपका लाइफस्टाइल जो भी हो, कमाई जो भी हो, मुझे पता नहीं है, बट आपके जो भी महीने के खर्चे हैं वो हर 5 साल में डबल हो जाता है। अगर आप एग्री करते हो कमेंट में एग्री टाइप करके मुझे बताओ, या अगर एग्री नहीं करते हो तो अप्रोक्सीमेट कितने साल में आपका खर्चा डबल होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सवाल 2.5 लाख इन्वेस्टर्स को पूरे इंडिया में घूम घूम के मैं पूछ चुका हूं, अब तक किसी ने ना नहीं बोला, डिसएग्री नहीं बोला है। हाँ, एक बार हुआ था 2017 में, भरूच में था, एक सेमिनार चल रहा था, 250 लोग बैठे थे मेरे सामने और मैंने पूछा कि आपके खर्चे 5 साल में डबल होते हैं कि नहीं होते, एग्री? सब लोगों ने हाथ ऊपर करके बोला एग्री। एक महाशय खुद खड़े हो गए, बोले जिगर नॉट पॉसिबल, 5 साल में खर्चे डबल, आई डोंट एग्री। मैंने उनको पूछा आपका तजुर्बा क्या कहता है, उन्होंने कहा मेरे तो हर 3 साल में खर्चे डबल होते हैं। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, खर्चे 5 साल में डबल हो रहे हैं तो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा रिटर्न दे रहा है जब वो 5 साल में डबल कर रहा है। अदरवाइज वो पैसे का शायद सेफ्टी रख रहा है या तो पैसे को संभाल के रख रहा है मगर उसका ताकत संभाल के नहीं रख रहा है। अगर मैं इसी एफडी रिटर्न की इन्फ्लेशन के सामने कंपैरिजन करूं, मान लीजिए 100 रुपए का एफडी कर दिया तो 10 साल के बाद 100 रुपए का 201 रुपए बनेगा। बट वो 201 रुपए जो है आपका, वो 201 रुपए आपका प्रॉफिट उसमें से 101 रुपए नहीं है, आपका प्रॉफिट कम है। कितना है आपका प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपए है। क्यों? बिकॉज 100 रुपए में जो आज चीज मिल रही है वो 10 साल के बाद 181 रुपए में मिलने वाली है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो दोस्तों इन्फ्लेशन को निकालने के बाद जो बचता है उसको आप रियल रिटर्न कह सकते हो। ये भी अधूरा डेफिनेशन है। इन्फ्लेशन के बाद आपको टैक्स को भी निकालना है। टैक्स भी जब निकालोगे इन्फ्लेशन में से, लाइक अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न 1% रहा तो उसमें से टैक्स निकालो बिकॉज एफडी जब आपको 60% रिटर्न देती है तो वो 60% टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि भाई चलो इन्फ्लेशन है तो उतना छोड़ देता हूं, उसके ऊपर जो आपने कमाया उस पर टैक्स दो। आपको टैक्स पूरे 60% पे देना है। तो अगर आप 10 साल के बाद ये मान के चले कि 30% टैक्स स्लैब में हो, तो मैं सिंपली इस कैलकुलेशन को रिवाइज कैसे कर रहा हूं, जो 60% एफडी का रेट है ना उसको 30% डाउन कर देता हूं, उसको 30% से घटा देता हूं। तो कितना होगा आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न? ये देखिए आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव हो गया। अगर इन टैक्स को हम जब नहीं देख रहे थे तब आप 20 रुपए कमा रहे थे, जैसे ही हमने टैक्स इसमें से निकाला आप एक्चुअल में कुछ कमा नहीं रहे हो, आपके पैसे तो बढ़ रहे हैं बट आप अमीर होने की जगह पे गरीब हो रहे हो। तो टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों को ध्यान में रखना है, ये याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लिटरेसी का, ऑलवेज फोकस ऑन रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब चलते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज। एफडी की हमने बात की, अब दूसरे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू जो इंडियन लोगों के जो फेवरेट है उसमें एक है गोल्ड। तो गोल्ड का रिटर्न में 1979 से लेकर अब तक का ढूंढ रहा था, जो डेटा मुझे मिला पता चला कि गोल्ड ने 1979 से लेकर अब तक पैसा 65 गुना करके दिया। यानी कि 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका 65.79 लैक्स है। अगर इसका सीएजीआर रिटर्न निकालो तो वो 9.98%, यानी कि इन्फ्लेशन को इसने तो बीट किया, गोल्ड ने इन्फ्लेशन को बीट किया। अब नेक्स्ट और एसेट क्लास की बात करते हैं, इक्विटी। अभी सारे डेटा 79 से इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको बिकॉज सेंसेक्स का जन्म हुआ था 1979 31 मार्च, जिस दिन उसका बेस वैल्यू 100 कंसिडर किया गया था इंडेक्स का। आज वो इंडेक्स बढ़ के अगर मैं 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर एंड की बात करूं, 31 मार्च 2023 तक की, आज तो वैसे इससे भी ज्यादा सेंसेक्स, बट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की बात करूं तो 44 ईयर्स में 1 लाख का 6 करोड़ 39 लाख बना। यानी कि पैसा जो है वो 639 टाइम्स ग्रो हुआ। 100 का सेंसेक्स आपका 63,915 हुआ। सीएजीआर रिटर्न निकालोगे तो
1.72% हुआ। यानी कि दोस्तों एक चीज तो बहुत क्लियर है, अगर पैसे को इन्फ्लेशन से बचाना है, राइट, तो गोल्ड और इक्विटी दो चीजें, और उसमें भी आपको पैसे को सिर्फ बचाना नहीं है, उसको ग्रो भी करना है, उससे आपको धनवान भी बनना है, तो इक्विटी एक लौता ऐसा साधन है जो आपको न सिर्फ इन्फ्लेशन के सामने सेफ गार्ड करता है, बट ज्यादा रिटर्न देने की भी क्षमता रखता है। और अगर रियल लाइफ में आपके खर्चे 5 साल में डबल हो रहे हैं ना, तो 5 साल में डबल करना है पैसा, तो उसके लिए 14.5-15% रिटर्न चाहिए, राइट। तो ये इक्विटी में ताकत है, ये देख सकते हैं पिछले 44 इयर्स के एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समरी बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, एफडी नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन और टैक्स निकालने के बाद एफडी के अंदर जो मुझे लग रहा है वो आज रिटर्न नेगेटिव आ रहा है, रियल रिटर्न नेगेटिव है, रियल रिटर्न। गोल्ड थोड़ा बहुत कमा के दे सकते हैं, बट इक्विटी में ताकत है पैसा बना के देने की। बट जब इक्विटी की बात करते हैं ना दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है, वहां पे आता है मार्केट रिस्क। तो चलिए मार्केट रिस्क को भी समझ लेते हैं, बिकॉज पैसे को सेफ रखना है। इन्फ्लेशन एक रिस्क है, मार्केट दूसरा रिस्क है। हम कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये मार्केट रिस्क क्या है? अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और कल मार्केट गिर गया, जिसकी वजह से 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई, तो उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। अब 1979 से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ, तब से लेके अब तक का मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं। मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, किसी ने 79 में इन्वेस्ट किया, 80 में निकाल लिया, किसी ने 80 में इन्वेस्ट किया, 81 में निकाल लिया, किसी ने 1981 में इन्वेस्ट किया, 1982, एक एक साल के गैप में निकालते गए। तो ये एक एक साल के टोटल 44 ऑब्जर्वेशन, जिसमें से 14 बार नुकसान हुआ, यानी कि नुकसान की संभावना कितनी है? 31%, यानी कि हर 3 में से एक बार पैसा गवाया, 2 बार कमाया। तो एक साल में इक्विटी बहुत रिस्की है। अगर हमें सेफ्टी पहले चाहिए, तो इन्फ्लेशन से बचाना है, उसके लिए इक्विटी में जाना है, बट इक्विटी में रिस्क है। एक साल में कितना रिस्क है? 3 में से एक बार पैसा जा सकता है। बट इसी एक साल के पीरियड को अगर मैं 3 साल में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि 1979 में जो इन्वेस्ट किया था उसको 3 साल के बाद बेचूंगा सेंसेक्स को, 1982 में, 1980 में जो इन्वेस्ट किया था उसको 83 में बेचूंगा। तो 3-3 साल के ऐसे जो ऑब्जर्वेशन है 42, जिसमें से 7 बार नुकसान हुआ है। नुकसान की संभावना 31% से घट के आ गई सीधी 16%। अगर आप उस पीरियड को इंक्रीज करके 5 साल कर दोगे, यानी कि जब इन्वेस्ट करोगे उसके 5 साल के बाद निकालोगे, तो 5-5 साल के 39 ऑब्जर्वेशन में से 37 बार कमाए हो, 2 ही बार नुकसान हुआ है। नुकसान की प्रोबेबिलिटी 5% के आसपास हो गई, यानी कि 100 में से 95 बार आप कमाते हो, 5 बार ही गंवाने के चांसेस है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे जैसे आप इस टाइम होराइजन को बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे आप देख पाओगे रिस्क कम है। 15 साल, 20 साल का ऐसा कोई पीरियड नहीं है जहां पे सेंसेक्स नेगेटिव हो। तो एक चीज याद रखिएगा, मार्केट रिस्क शॉर्ट टर्म में बहुत घातक हो सकता है, बट जितना लंबा समय आप दोगे मार्केट को, उतना मार्केट रिस्क कम होता है। इन्फ्लेशन का इससे उल्टा है, एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है, इन्फ्लेशन कोई ज्यादा आपको गरीब नहीं बनाएगा। एक साल में क्या फर्क पड़ता है, कितना रिटर्न मिला कितना नहीं। बट जब आप इन्वेस्टमेंट 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कर रहे हो ना, तब हर साल वो थोड़ा 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 नेगेटिव रिटर्न जो है, रियल रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव, उसका जो नेगेटिव कंपाउंडिंग है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो वापिस इसको कंक्लूड करते हैं, पैसे को सेफ रखना है, कैसे रखें? इन्फ्लेशन से सेफ रखना है, बट इन्फ्लेशन का रिस्क शॉर्ट टर्म में नहीं है, लॉन्ग टर्म में है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्फ्लेशन के रिस्क की जरूरत नहीं है चिंता करने की। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब भी इन्वेस्ट करो, सेफ जगह पे, जैसे कि डेट कैटेगरी में, डेट एसेट क्लास में करो। डेट म्यूचुअल फंड हो गए, एफडी हो गए, वो शॉर्ट टर्म के लिए सही है। शॉर्ट टर्म का मेरा डेफिनेशन है अप टू 3 इयर्स। ये मेरा डेफिनेशन है बेस्ड ऑन लास्ट 20 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस। 3 to 5 इयर्स को मैं मीडियम टर्म कहता हूँ, उसमें थोड़ा पैसा मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा मैं डेट में इन्वेस्ट करता हूँ। 5 साल से ऊपर का पीरियड है, तो अब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है, बट 5 साल से ऊपर इक्विटी का रिस्क कम हो रहा है। तो 5 साल से ऊपर का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मैं हमेशा इक्विटी चुनता हूँ। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट जितना शॉर्ट टर्म, उतना आपका पोर्टफोलियो में मार्केट रिस्क कम होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जितना लंबा, उतना आप मार्केट रिस्क वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, इक्विटी तो इतना अच्छा है तो क्या करें? दूसरा सवाल ये आएगा, अगर इक्विटी इतना अच्छा है, इन्वेस्टमेंट जो करना है वो डायरेक्ट शेयर लेके करे या म्यूचुअल फंड में करे? मेरा आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 4 चीजों को याद रखिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करें, मार्केट को टाइमिंग ना करे, डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी से इन्वेस्ट करें, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरा खुद का फंडा है, ये मैं इस तरीके से इन्वेस्ट दोस्तों। इक्विटी में डायरेक्ट शेयर की जगह पे मैं म्यूचुअल फंड को मैं पर्सनली क्यों प्रीफर करता हूं, मैं आपको मेरा लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो आप भी अपना सकते हैं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहां पे
बहुत ही सस्ते में मुझे बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की सर्विसेज मिल जाती है। और मेरा जो छोटा, अगर मान लीजिए मैं एक छोटा-सा अमाउंट भी लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन मुझे प्रॉपर मिल जाता है। एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर है, उसकी पूरी टीम है रिसर्च एनालिस्ट की, उनके पास बहुत सारा डेटा एनालिसिस का कैपेबिलिटीज़ है, उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, उनके पास रिसोर्सेज़ है, तो मुझे पता है वो मुझसे अच्छा ही कर लेंगे। तो वो इतनी बड़ी टीम मेरा पैसा मैनेज कर रही है सस्ते में, और मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, मेरा रिस्क कम हो रहा है, मुझे लिक्विडिटी मिल रहा है, और क्या चाहिए? वरना शायद ज़हन में ये सवाल आ सकता है, बट क्या म्यूचुअल फंड इक्विटी जितने अच्छे रिटर्न दे सकता है डायरेक्ट स्टॉक जैसे? जैसे कि आपने व्हाट्सएप देखा होगा, कई बार मैंने देखा है विप्रो के रिलेटेड, कि 10,000 रुपए विप्रो के आईपीओ में डाले होते तो आज 400, 500, 600 करोड़ हो गए। ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आपने भी काफ़ी देखे होंगे। और मुझे कई बार लोग पूछते हैं सेमिनार में कि क्या जिगर भाई कोई म्यूचुअल फंड विप्रो जितना वेल्थ क्रिएट करके देगा? मेरा आंसर है नो। डायरेक्ट स्टॉक में जितना वेल्थ क्रिएट होता है ना, इस तरीके का वेल्थ म्यूचुअल फंड क्रिएट करके नहीं देगा। साथ में ये भी सही है कि डायरेक्ट स्टॉक में जो वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उस तरीके का डिस्ट्रक्शन भी आपको म्यूचुअल फंड में कभी नहीं दिखेगा। सुनने में आसान लगता है, एक स्टॉक का सक्सेस स्टोरी सुन के आपको लगता है कि आप पैसा डायरेक्ट इक्विटी में डाल दो, पर इतना आसान है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अब तक के बीएसई के लिस्टेड स्टॉक का मैं एक छोटा सा एनालिसिस करूं, कितने स्टॉक आज एक्टिव है, कितने डीलिस्ट हो गए, कितने सस्पेंड हो गए, तो 100 में से करीबन करीबन 56% स्टॉक तो ऐसे हैं जो पास्ट में कभी लिस्ट हुए थे, एक्टिव थे, आज या तो डीलिस्ट हो चुके हैं या तो सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कि 100 आज कंपनी मेरे पास है, उसमें से 56 कंपनी तो ऐसी है, राइट? पास्ट में जो 100 कंपनी थी उसमें 56 कंपनी तो ऐसी निकली जो जिसका एग्जिस्टेंस चला गया। यानी कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ तो हो सकता है ना, जितने आज एक्टिव स्टॉक है वो सारे के सारे एक्टिव रहेंगे, जरूरी नहीं, फ्यूचर में भी कुछ डीलिस्ट होंगे, फ्यूचर में भी कुछ सस्पेंड होंगे। तो सोचिए, इतने सारे स्टॉक्स में से कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो परफॉर्म करेंगे, कौन से वो स्टॉक होंगे जो परफॉर्म नहीं करेंगे, डीलिस्ट होंगे या सस्पेंड होंगे? आई डोंट नो। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज। मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, उससे अच्छा है मैं अपना काम अपने बिजनेस में ज्यादा टाइम दूं, ज्यादा कमाऊं और ज्यादा इन्वेस्ट करूं, ज्यादा इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक्सपर्ट पे छोड़ दूं, और बाकी का जो मेरा टाइम है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूं। इक्विटी की अगर बात करूं, 1986 का मैं सेंसेक्स का लिस्ट देख रहा था, सेंसेक्स यानी कि बीएसई 30, सेंसेक्स कंस्टिट्यूट करने वाली टॉप 30 कंपनीज, उसका जब लिस्ट देख रहा था ना, इट वाज काइंड ऑफ अ शॉकिंग, लाइक उसमें से सिर्फ आज 8 ही स्टॉक ऐसे हैं जो आज भी सेंसेक्स की टॉप 30 लिस्ट का हिस्सा है। बाकी की 22 कंपनी ऐसी है जो उस टाइम पे टॉप 30 में हुआ करती थी, टॉप 30 की 22 कंपनियां टॉप 30 में नहीं है, और काफी तो ऐसी होगी शायद टॉप 50 में भी नहीं रही होगी। तो ये टॉप में जो कंपनीज होती है ना, जो टॉप 30 होती है, जिसको आप ब्लू चिप कहते हो, ये लार्ज कैप कहते हो, जो आपको लगता है सेफ है, नॉट नेसेसरी। इतिहास में काफी ऐसी ब्लू चिप कंपनीज थी जो आज शायद ब्लू चिप नहीं रही है और शायद रहे भी नहीं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचिए, जो 4,000 लिस्टेड स्टॉक बचे हैं ना, उसमें भी कमा के देने वाले शायद फ्यूचर में 100-150 निकलेंगे, बाकी के 3,850 पैसा या तो आपको थोड़ा बहुत कमा के देंगे या तो ज्यादातर गवा के देंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप एग्री करेंगे अगर एक आपके पास व्हाट्सएप में मैसेज आता है विप्रो का सक्सेस स्टोरी, तो उसके सामने 50 ऐसे भी स्टोरी स्टॉक मार्केट में है जिसमें लोगों ने पैसा गवाया है, क्रिएट नहीं किया, डिस्ट्रक्ट किया है। सो दैट्स व्हाई यू नीड प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम जो 24 घंटे ये काम कर पाए। 24 घंटे में ऐसे ही एग्जांपल के लिए कर रहा हूं, मगर फुल टाइम, इसका मतलब है फुल टाइम। तो फंड मैनेजर होता है, उसके साथ पूरा रिसर्च एनालिस्ट का टीम होता है, उसके साथ उसके उनके पास डेटा एनालिसिस की कैपेबिलिटीज आपसे मुझसे कई ज्यादा होती है। आप सोचो, इंडिविजुअली उसका सेवा लेने जाओगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, उनका फीस 5 करोड़ होगा, एफोर्ड कर पाओगे? नहीं। म्यूचुअल फंड का बेनिफिट, आप बहुत सस्ते में इतना बड़े एक्सपर्ट टीम को अफोर्ड कर पाओगे। दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करो। और म्यूचुअल फंड में 10 साल के अगर रिटर्न देखो, अलग अलग कैटेगरी के, आप, मैं तो बोलता हूं, आप अच्छे से अच्छा रिटर्न मत देखो, लोएस्ट रिटर्न देखो। यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी 16 फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 25 फंड है, फोकस फंड 13 फंड है। 10 साल पुरानी कितनी स्कीमें अलग अलग कैटेगरी में, और उसका भी अगर लोएस्ट रिटर्न भी दिखाओगे ना, तो वो मुझे डबल डिजिट में दिख रहा है। यानी कि डिस्ट्रक्शन जिस तरीके का स्टॉक मार्केट में हो सकता है, ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, उससे काफी सेफ है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव। दूसरा, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, एक तो अपने म्यूचुअल फंड का रूट लेना है। दूसरा, क्या मैं राइट समय का इन्वेस्टमेंट करके एंट्री लू मार्केट में और रेगुलरली प्रॉफिट बुक और एंट्री करता रहूं, मार्केट टाइमिंग करता रहूं? आंसर इज नो। मार्केट को टाइम नहीं करना है। क्यों? बहुत रिस्की है। 1 जनवरी 2013 जब से मैंने करियर स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक 1 लाख रुपए का सेंसेक्स में बना 14 लाख। और ये 14 गुना मेरा पैसा जो हुआ ना, 1300% का जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिला ना, वो
स्ट्रेट लाइन में नहीं मिला, यानी कि पैसा हर साल नहीं बढ़ा है। सेंसेक्स ने जो 1 लाख का 14 लाख बना के दिया वो हर साल नहीं, सेंसेक्स कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। चलिए एक काम करते, जो जिस दिन ऊपर गया उसको कह देते हैं अच्छा दिन, जिस दिन नीचे गया उसको कहते हैं बुरा दिन। ये जो 20 साल का पीरियड है उसमें करीबन 40-50% दिन अच्छे होंगे, 40-50% दिन बुरे होंगे, राइट? अब आप मान के चलो कि ये जो अच्छे दिन है ना उसमें से भी अच्छे से अच्छे 2 दिन ढूंढे, यानी कि क्या, ऐसे 2 दिन जिस दिन सेंसेक्स सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ एक दिन में बढ़ा था। अगर वो 2 दिन को इस कैलकुलेशन में से निकाल दो, यानी कि वो 2 दिन अगर मैं मिस कर गया होता तो एक का जो 14 लाख बन रहा था उसकी जगह पे अब बना 10,96,000, यानी कि करीबन करीबन 3 लाख का वेल्थ कम हो गया। 14 लाख के मुकाबले अगर बात करूं तो 21% मैंने लॉस कर दिया। और मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और 3 लाख का अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी कि 300% का अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। अगर 10 दिन अच्छे से अच्छे गवा दूं तो 6,32,000 बनेगा। अच्छे से अच्छे 40 दिन गवा दूं, बाकी का 20 साल का पूरा पीरियड में रिमेन इन्वेस्टेड, यानी कि इन्वेस्टेड रहूं, यानी कि 20 साल इन्वेस्ट किया, सिर्फ 40 दिन गवा दिए और वो 40 दिन सबसे अच्छे थे, तो 1 लाख का जो 14 लाख बन रहा था उसकी जगह पे बनेगा 1,47,000। दोस्तों ये सिर्फ थियरी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब इन्वेस्ट करोगे राइट तब बुरा दिन होगा और आप जब निकलोगे तभी अच्छा दिन होगा। बट ये जो थियरी थे ना उससे मैं कुछ प्रैक्टिकल कंक्लूजन पे पहुंचा, मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कितने लोग वो मेरे प्रैक्टिकल कंक्लूजन से एग्री करेंगे। कंक्लूजन नंबर 1, ये जो रिटर्न बना है ना 1 लाख का 14 लाख, ये रिटर्न 1 लाख का 14 लाख जो बना है वो 20 साल का रिटर्न है ही नहीं, बीच के कुछ दिनों का ही रिटर्न है। ट्रू। कंक्लूजन नंबर 2, फ्यूचर में भी जो मार्केट रिटर्न जनरेट करके देगा वो ऐसे ही होगा, डेली मार्केट बढ़ने वाला नहीं है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बीच के कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे, अगर उस दिन आप मार्केट में हो, इन्वेस्टेड हो तो पैसा बनेगा। एग्री। कंक्लूजन नंबर 3, पास्ट के सारे वो अच्छे दिन तो हमें पता है 40 दिन, बट फ्यूचर के सबसे अच्छे दिन कौन से रहने वाले हैं ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और कंक्लूजन नंबर 4, अगर मैं बार बार मार्केट टाइमिंग करता रहूं, एंट्री एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग, एंट्री एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग, तो भले ही सारे के सारे 40 अच्छे दिन ना गवा दूं, बट इसमें से काफी अच्छे दिन गवाने की मेरी जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो काफी बढ़ सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं मार्केट को टाइमिंग मत करो। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, यानी कि टाइम पूरा दो। आप जितना टाइम पीपीएफ को देते हो ना 15 साल, बीच में कभी छूते नहीं हो उसको, इस तरीके से इस डिसिप्लिन से आप इक्विटी को 15 साल। पीपीएफ की बात करूं, उसके इंटरेस्ट रेट आपने देखे होंगे 11% एक जमाने में हुआ करते थे, आज 7 के आसपास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पीपीएफ खराब है, पीपीएफ अच्छा इन्वेस्टमेंट है, टैक्स फ्री 7% रिटर्न विद एटीसी बेनिफिट्स, गुड डील, नॉट अ बैड डील। जितना डिसिप्लिन आपने पीपीएफ को दिया, उतना डिसिप्लिन आप उतना डिसिप्लिन आप इक्विटी को दो तो वेल्थ काफी अच्छा बन सकता है। टाइम पूरा देना है, बिना टाइमिंग करिए। पिछले 15 साल की अगर बात करूं तो एक तरफ पीपीएफ है जो एटीसी देता है, दूसरी तरफ ईएलएसएस है जो एटीसी देता है। पीपीएफ जो है वो गारंटेड रिटर्न है, ईएलएसएस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। तो मैं सिर्फ आपको जो डेटा दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीपीएफ छोड़ दो ईएलएसएस करो, पर मैं आपको एक सिंपल सा डेटा दिखा रहा हूं। पिछले 15 साल में हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट किए होते, 22.5 लाख का पीपीएफ में आज बना है 40 लाख। उसकी जगह पे पिछले 15 साल में जितनी अवेलेबल ईएलएसएस की स्कीम थी, उसका जब मैंने एनालिसिस देखा, पता चला अच्छे से अच्छी स्कीम ने बना के दिए 95 लाख, 95 लाख, एवरेज 69 लाख, यानी कि सारी स्कीम में पैसा इक्वली बांट दिया होता, 1.5 लाख एक में लगाने की जगह पे सारी ईएलएसएस की स्कीम में बांट दिया होता, तो आज 22.5 लाख का होता 69 लाख। इनफैक्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम में भी ये 59 लाख रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पूरा डिटेल में किया था पीपीएफ और ईएलएसएस में से क्या चुने, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि अगर खराब से खराब फंड भी पिछले 15 साल में आया, बट उसमें भी अपने टाइमिंग नहीं किया और 15 साल तक टाइम दिया, तो अब सोचिए कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ। इसी से साबित होता है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अब तीसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है डिसिप्लिन रहना है और रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। डिसिप्लिन यानी कि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में रिटर्न नहीं देगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, करेक्शंस आते रहेंगे, करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। करेक्शन से डरना नहीं है, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इसके ऊपर पूरा एक डिटेल में पास में वीडियो किया था, वो नहीं देखा है तो देख लेना। ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ कंक्लूजन बता रहा हूं, करेक्शन टेम्पररी होते हैं, उसमें आपको डर लगता है, डर की वजह से अगर आप बेच देते हो, अगर डर की वजह से आप बेच देते हो तो आपका नुकसान परमानेंट हो जाता है। बट करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। जब भी करेक्शन आए तो डिसिप्लिन रहना है, डटे रहना, और दूसरा रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना है। आप हिस्टोरिकल डेटा देखो, जितने भी करेक्शन पास में आया ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मार्केट गिर गया अब वहीं पे रहा, हर करेक्शन के बाद हेल्दी रिकवरी आया ही है। तो यू नीड टू बी डिसिप्लिन एंड यू नीड टू इन्वेस्ट रेगुलरली, कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करना है। उसके लिए एसआईपी का रास्ता मैं चुनता हूं पर्सनली अपने लिए,
क्यों? बिकॉज़ इंसान एक ऐसा पुतला है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों? डेली प्राणायाम, योगा करने से फ़ायदा होता है मुझे पता है, मगर मैं डेली नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज़ मुझे वो चीज़ करनी अच्छी लगती है जिसमें अभी मज़ा आए। अब डे कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से वेल्थ बनता है मुझे पता है। बट मेरा स्वभाव ऐसा है कि अभी बेनिफिट नहीं हुआ तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आता है, इसलिए डेली अगर मुझे जाके हर महीने जाके इन्वेस्ट करना है तो वो कंसिस्टेंसी मेरे पास नहीं है। वहाँ पे एसआईपी का रोल आता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आई एम श्योर आपको पता ही है वो क्या है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में से फिक्स अमाउंट ऑटो डिडक्ट होके एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट होते हैं जब आप एसआईपी। ये एसआईपी में हर महीने जो पैसा कटता है, हर महीने वो स्कीम का एक एनएवी होता है, उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होते हैं। आपने इसके अलग-अलग बेनिफिट सुने होंगे, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और मार्केट अप डाउन की चिंता नहीं करनी है, कंपाउंडिंग ये वो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट तो है डिसिप्लिन का। एक बार विल पावर यूज़ करना है, डेली नहीं। आज मुझे डेली अगर योगा करना है, रोज़ सुबह उठ के विल पावर यूज़ करके जाना है कि चलो योगा स्टार्ट करता हूँ, चलो चलने जाता हूँ। बट यहाँ पे सिर्फ एक बार विल पावर से बटन दबा के ऑन करना है मेरा एसआईपी। एक बार एसआईपी कर लिया, उसके बाद अगले महीने ऑटोमेटिक कट जाएगा, मुझे विल पावर नहीं लगाना है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो ऑटो मोड में आपको मिल जाती है। बाकी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट है। हर महीने पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, कभी एनएवी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। एनएवी ऊपर जाएगा, पिछले जो यूनिट आपने लिए थे अगले महीने, उस पे फायदा हुआ। मार्केट नीचे आया, एनएवी नीचे गया, पिछले यूनिट में नुकसान हुआ, बट इस बार आपको यूनिट ज्यादा मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो एवरेज एनएवी होगा उसके मुकाबले आपका जो पर यूनिट एनएवी होगा वो कम आ जाएगा, उसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। फाइनेंशियल लाइफ में होना क्या चाहिए, आप जो कमा रहे हो, राइट, उसमें से आपको पहले बचत कितनी करनी है वो डिसाइड करनी चाहिए, वो बचत करनी चाहिए, बाद में जो बचता है उसमें खर्चे करने चाहिए। बट 100 में से 95% लोग इससे उल्टा करते हैं। मैं तो कहूंगा शायद 98% उससे उल्टा करते हैं। कमाई, खर्चा, फिर जो बचा वो इन्वेस्टमेंट। नहीं, दैट इज रॉन्ग मेथड। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और महत्वपूर्ण रूल ये है कि आप पहले कमा रहे हो उसमें से डिसाइड करो कि फ्यूचर के लिए कितना बचाना जरूरी है, उतना बचाओ, बाद में जो बचा उसमें आपको अपने खर्चे निकालने हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट करो एक चीज याद रखना, जितना हो सके उतना स्टार्ट जल्दी कर देना। कई बार यंग एज में ये होता है कि नहीं यार पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी एक काम करते ईएमआई करके आईफोन खरीद लेता हूँ, ईएमआई करके गाड़ी खरीद लेता हूँ, ईएमआई करके एक फॉरेन ट्रिप मार लेता हूँ, 5 साल के बाद इन्वेस्ट करेंगे चालू। अभी तो 30 साल का एज है, क्या फर्क पड़ता है, 25 साल का एज है, क्या फर्क पड़ा, अभी तो 55 तो बहुत दूर है, रिटायरमेंट तो बहुत दूर है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 दोस्तों का स्टोरी मैंने दिया, राज, तीर्थ, जहान। एक ने 25 की एज पे इन्वेस्टमेंट चालू किया, 5,000 रुपए हर महीना। दूसरे ने 30 की एज पे चालू किया, सेम अमाउंट हर महीना। तीसरे ने 35 साल की एज पे चालू किया, 5,000 हर महीना। अब देखिए जिसने 25 साल की एज पे चालू किया था ना, उसका अगर मैं 12% एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ के चलूं, ये सिर्फ एजम्पशन के लिए है, इलस्ट्रेशन के लिए, इट इज नॉट सम गारंटेड रिटर्न, राइट? बिकॉज रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये अगर एसआईपी और मैं मान के चलूं कि 12% रिटर्न मुझे मिला या इसको मिला, तो इसका कितना बनेगा 55 साल की एज पे? 30 साल के बाद इसके पास करीबन 1.73 करोड़ रुपए होंगे राज के पास। बट जिसने 5 साल लेट कर दिया, ये सोच के क्या फर्क पड़ेगा, ये 30 साल इन्वेस्ट करेगा, मैं 25 साल इन्वेस्ट करूंगा, 5 साल का फर्क है ना, कितना फर्क पड़ेगा, राइट? सिर्फ 5 साल ही कम किया ना, 30 का 15 तो नहीं कर दिया, आधा तो नहीं कर दिया। भले ही समय आपने आधा नहीं किया, समय सिर्फ 5 साल गवाए, 5 साल लेट किया, मगर पास पैसा अप्रोक्सीमेटली आधा हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा तीर्थ है ना, उसका फ्यूचर वैल्यू 55 पे होगा करीबन करीबन 95.96 लैक्स। तीसरा व्यक्ति जिसने 35 पे इन्वेस्ट करना चालू किया, 55 तक इन्वेस्ट किया, 20 साल तक इन्वेस्ट किया, 5,000 हर महीना, उसका बनेगा 52 लैक्स। तो दोस्तों स्टार्ट जितना हो सके उतना जल्दी जरूर करना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2003 में, पहली सैलरी आई तब कोई समझाने वाला था स्टार्ट अर्ली का महत्व। और पहली सैलरी से मैंने एसआईपी करना स्टार्ट किया, उसके रिजल्ट मैंने देखे, 34 साल की एज पे आते आते ऑलमोस्ट फाइनेंशियली फ्री हो गया। जॉब छोड़ पाया कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, और मुझे जो बिजनेस करना था, मेरा सपना था, वो कर पाया, बिकॉज अर्ली एज पे मैंने ईएमआई नहीं किए, अर्ली एज पे मैंने एसआईपी की। तो दोस्तों स्टार्ट अर्ली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एसआईपी की बात करोगे, रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में कभी बहुत अच्छे दिखेंगे, कभी बहुत बुरे दिखेंगे। 5 साल के रिटर्न अभी देखोगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे हर कैटेगरी के, फिर वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, कोई भी हो, राइट, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कभी ये भी हो सकता है कि 5 साल के रिटर्न अच्छे ना भी दिखे, राइट। अभी तो सारे के सारे देखोगे, लोएस्ट रिटर्न भी सारे के सारे देखोगे तो वो 10% से ऊपर के आसपास के हैं, कोई भी कैटेगरी के। बट जब भी इन्वेस्ट करो तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन देखो, फ्यूचर किसी को पता नहीं है कितना रिटर्न आएगा, किसी को पता नहीं, राइट। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, इतना तो रिटर्न मिल जाएगा। बट फ्यूचर में एग्जैक्टली रिटर्न कितना नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। बट हाँ, पास्ट को देख के थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता
पास्ट में कितना पास्ट देखना है, पिछले 1-2 साल या 5 साल का रिटर्न नहीं देखना है। ये आपको दिखाया मैंने 5 साल का, बट मैं नॉर्मली देखता हूँ लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल। तो 10 साल अगर देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस कैटेगरी, ये सारे कैटेगरी के मैं तो बोलता हूँ हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड के रिटर्न तो भूल ही जाओ, एवरेज भी भूल जाओ, इवन लोएस्ट रिटर्न भी देखोगे ना, यानी कि कैटेगरी का ऐसा फंड जो सबसे आखिरी में है, उसका भी रिटर्न देखोगे, तो वो करीबन-करीबन हमारे जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, उसको पछाड़ रहा है या उसको कंपेयर कर रहा है। जो 15 साल के रिटर्न देखोगे, 15 साल के रिटर्न भी सेम स्टोरी कहता है कि खराब से खराब फंड भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ 10 या 15 साल तक आप एसआईपी करते रहे, तो रिटर्न तो आपका अच्छा ही आएगा। आपको आपको कोशिश क्या करनी है? देखो ये पास्ट के नंबर 1 जो थे वो फ्यूचर के नंबर 1 नहीं रहने वाले, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एवरेज को बीट करना है। एवरेज को बीट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट का सलाह लेना है। बिकॉज़ मैं जो बातें कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन की बातें हैं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, राइट? वो एग्ज़ैक्टली डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट, आपकी एज और कई सारे और फैक्टर्स, आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों पे। वो आपको एक एक्सपर्ट ही जो आपके साथ बैठ के बातें कर पाए वो समझा पाएगा। मैं सिर्फ एजुकेट कर सकता हूँ कि भाई इक्विटी क्यों लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्यों लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड में क्यों लेना चाहिए, एसआईपी क्यों फायदेमंद है, क्या फायदा है। आई कैन एजुकेट यू, बट पर्सनल गाइडेंस के लिए प्लीज एक्सपर्ट का सलाह लीजिएगा, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का या फाइनेंशियल एडवाइजर का। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी इन्वेस्ट करो एंश्योर करो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना वो इनफ है। आप सोचो खिलौने का छाता लेके निकले छोटा सा, और बारिश आ गई तो वो आपको बारिश से नहीं बचाएगा, आपको प्रॉपर साइज का छाता चाहिए। वैसे ही आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो भी प्रॉपर साइज का होना चाहिए जो आपके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए आज कॉलेज का, कोई अच्छी कॉलेज का फीस है, और मेरा लड़का 10 साल के बाद उस कॉलेज में जाएगा, ऐसा मेरा ड्रीम है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, गिनूंगा कि भाई आज 10 लाख है तो उस टाइम पे फीस क्या हो सकती है। मान लीजिए मैंने 60% इन्फ्लेशन पकड़ लिया, तो 10 साल के बाद होगा 19.67 लाख, और 10 साल में अगर मुझे 19.67 लाख इकट्ठे करना है ना, तो मुझे हर महीने 8,781 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अगर मैं ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट चुनता हूं जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे 12% के आसपास मिल जाता है। और ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया है, एग्जैक्ट रिटर्न कितना आएगा पता नहीं है। और आपको लगता है कि आपके जो पोर्टफोलियो जो है, आपको और आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि ये जो पोर्टफोलियो बना है वो कंफर्टेबली 12% रिटर्न दे देगा, तो एटलीस्ट 8,781 का एसआईपी होगा, तब जाके आपका ये सपना पूरा होगा। सेम ऐसे रिटायरमेंट, आज अगर मान लीजिए कोई 30 साल का है और 60 साल के, आज से 30 साल के बाद 60 साल पे उसको रिटायर होना है ना, और अगले 20 साल जीना है, और वो भी इंडिपेंडेंट जीना है, किस पे निर्भर नहीं रहना है, तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई 60 साल पे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं 7% इन्फ्लेशन पकड़ लूँ, पोस्ट रिटायरमेंट 8% इंटरेस्ट रेट पकड़ लूँ, प्री रिटायरमेंट जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पे 12% रिटर्न पकड़ लूँ, फ्यूचर इसके बेसिस पे फ्यूचर के कुछ आंकड़े में देखूं, तो जब रिटायर होऊंगा, ये व्यक्ति का मंथली एक्सपेंस जो आज 50,000 है वो हो जाएगा 3,81,000, वो भी महीने का, और वो भी 61वें साल में। अब वहां से 80 साल तक उसके खर्चे तो बढ़ते ही रहने वाले, तो 60 साल की एज पे उसको 8 करोड़ 37 लाख की जरूरत पड़ेगी, तब जाके उसका अगला 20 साल शांति से निकलेगा। यानी कि अगले 30 साल में उसको 8 करोड़ 37 लाख इकट्ठे करने, आज का अगर उसका खर्चा 50,000 है और 60% इन्फ्लेशन मान के चले तो। अब उसको 30 साल में अगर ये पैसा इकट्ठा करना है, और 12% अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाली कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, तो उसको एटलीस्ट ये ध्यान रखना है कि 27,000 के आसपास हर महीना वो निवेश करता रहे, तभी जाके ये टारगेट अचीव होगा। तो राइट अमाउंट, 12% रिटर्न मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कहीं से मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ एजम्पशंस जो है उसके बेसिस पे एटलीस्ट आप एक रफ नंबर डेस्टिनेशन तय करें। ऐसा नहीं है कि 5,000 का एसआईपी कर दिया चलो रिटायरमेंट सेफ, 5,000 से क्या होगा? आपका लाइफस्टाइल कितना है, कैसा है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि 5,000 आपके लिए इनफ है कि नहीं है, 10,000 आपके लिए इनफ है या ज्यादा है या कम है। तो हर गोल के लिए आप एक्सपर्ट का सलाह लेके फ्यूचर में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो कैलकुलेट करो, बैक टेस्टिंग करो कि वहां तक पहुंचने के लिए कितना हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स प्लान होने चाहिए। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज रिस्की, बट इन्वेस्टमेंट मार्केट में ना करना और भी ज्यादा रिस्क है, बिकॉज अगर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जो है पैसे का ताकत खा जाएगा। दूसरा, इन्वेस्ट जब भी इक्विटी में करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, म्यूचुअल फंड के जरिए करो, मार्केट को टाइमिंग मत करो, डिसिप्लिन रहो और इन्वेस्ट रेगुलरली करते रहो। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी पोर्टफोलियो बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो, टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, टॉक टू योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर व्हाइल डेवलपिंग योर पोर्टफोलियो, डिसाइडिंग दिस स्कीम। सो इसी के साथ
इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आखिरी डिस्क्लेमर के साथ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।